नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर की बुलेटिन के, जहां पर कल से शुरू होने जा रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सरकार और विपक्ष के बीच में चर्चा होनी है, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से पूरी कोशिश है कि किसी तरह से जो तमाम प्रस्ताव है वो पटल पर रखे जाए और पूर्ण बहुमत के साथ वो पास हो जाए, जो कि प्रदेश हित में रहेंगे, उत्तर प्रदेश के जनहित से जुड़े हुए मुद्दे होंगे। लेकिन विपक्ष भी इस बार पूरी रणनीति बनाया हुआ है। किस तरह से मानसून सत्र का जब आगाज होगा तो सत्ता पक्ष को घेरना है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे एसआईआर हो, नीट पेपर लीक हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और भी कई ऐसे मुद्दे जो कि उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। युवाओं के लिए, आधी आबादी के लिए उन मुद्दों को पटल पर रखा जाएगा और गहनता से विचार विमर्श का सिलसिला चलेगा। इसके साथ ही विपक्ष की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि विपक्ष भी लगातार बैठक यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें राज्य सरकार को घेरने का प्रयास होगा और वो सवाल पूछे जाएंगे जो सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से फिलहाल उठाए जा रहे हैं। अब सत्ता पक्ष उन सवालों का सिलसिलेवार तरीके से कैसे जवाब देती है, इस पर फिलहाल हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। तो कल से शुरू होने जा रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, जहां सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी। चूंकि एक प्रक्रिया होती है, कभी भी कोई सत्र का आगाज होता है तो उससे पहले सर्वदलीय बैठक होती है, जहां पर दोनों दल यानी कि सत्ता और विपक्ष दोनों ही पार्टियां यहां पर बैठती हैं और इस बीच दोनों के बीच में गहनता से मंथन होता है। यहां पर सत्ता पक्ष की तरफ से महज अपील की जाती है कि जो सदन की कार्यवाही है उसे सुचारू रूप से चलने दिया जाए। यहां पर जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर बातचीत हो सके, किसी भी तरह से हो हल्ला या हंगामे की भीड़ कार्यवाही ना चढ़े, इस चीज का विपक्ष ध्यान दे। तो विपक्ष की तरफ से भी कुछ पॉइंट्स यहां पर सत्ता पक्ष के समक्ष रखे जाएंगे। लेकिन देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरह की तस्वीरें कल देखने को मिल पाती है जब सदन का आगाज होगा, क्योंकि आपको बता दें कि विपक्ष की जो अभी तैयारी है वो फिलहाल सिर्फ सदन के भीतर हंगामा करने की नहीं है, सदन के बाहर भी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार यहां पर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जाता था, लेकिन जब अब सत्र का आगाज हो रहा है तो उस सत्र के माध्यम से सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास रहेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे जो बड़ा मुद्दा रहा वो फिलहाल राम मंदिर, जो अयोध्या में वहां चढ़ावा चोरी हुआ, उस मुद्दे को विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा और सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, सरकार उस पर क्या कुछ रुख अख्तियार करती है। इसके साथ ही नीट पेपर लीक को लेकर हालांकि उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली थी जहां युवा सड़कों पर उतरे थे और राज्य सरकार के खिलाफ नीट एग्जाम को लेकर प्रदर्शन किया गया था। देश भर के अलग अलग कोनों से भले ही तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन विपक्ष सड़कों पर जरूर इस मुद्दे को लेकर उठा था और समाजवादी पार्टी का सीधे तौर पर कहना था कि सरकार को इस पर गहनता से चिंतन मंथन करना चाहिए। लेकिन अब उसी मुद्दे को लेकर घेरा जाएगा। एसआईआर की प्रक्रिया, कई वोटर्स के नाम काटे गए हैं, कई मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उसका जिक्र विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। इस मुद्दे को भी उठाया जा सकता है। साथ ही बेरोजगारी, महंगाई को लेकर भी अपनी बात विपक्षी पार्टी की तरफ से रखी जा सकती है। लेकिन सत्ता पक्ष पर किस तरह से अपना रुख स्पष्ट करती है, क्या कुछ स्टैंड क्लियर करती है, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन आज आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जहां आज सर्वदलीय बैठक होने जा रही है और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कल से सत्र का आगाज हो रहा है, यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, और ऐसे में विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने होंगे, जहां तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा। इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए, जहां प्रयागराज के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के चिकित्सक सम्मान समारोह में शामिल होंगे। अस्पताल का भी स्थलीय निरीक्षण करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आएंगे। तो चिकित्सक सम्मान समारोह में शामिल होंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आपको बता दें कि ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, जहां अस्पताल का स्थलीय निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम। कोई खामी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर निर्देश भी जारी होंगे। तो प्रयागराज के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरे को लेकर अधिकारियों की तरफ से विशेष तैयारी की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का प्रयागराज का दौरा है और इसमें तमाम और भी कार्यक्रम होने हैं, जहां पर उनकी उपस्थिति देखने को मिल पाएगी। आला अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और ऐसे में आपको बता दें कि प्रयागराज का ये एक दिवसीय आधिकारिक दौरा है और उनके दौरे के जो मुख्य कार्यक्रम हैं उसको लेकर सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि वो अस्पताल का स्थलीय निरीक्षण करते हुए नजर आने वाले हैं और इसके साथ ही चिकित्सक सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे। आपको बताते चले कि 12:25 का समय होगा दोपहर का, जब बमरौली एयरपोर्ट
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंच जाएंगे, जो एयरपोर्ट में सीधे वो सिविल लाइन स्थित होटल कान्हा श्याम में अमर उजाला की तरफ से जो आयोजित किया गया सम्मान समारोह उसमें शिरकत करने जा रहे हैं, जो कि चिकित्सकों को सम्मानित किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस रहेगा, अपने विचार साझा किए जाएंगे और राज्य सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कैसे हर आम जनमानस तक लाभ पहुंचाया जा रहा है, इस बात का भी जिक्र किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि दोपहर 1:55 पर उत्तर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र त्रिपाठी के अल्लापुर स्थित आवास पर जाकर उनके परिजनों से भी मुलाकात कर शोक व्यक्त करेंगे। साथ ही उनके जो कार्यक्रम अभी तक सामने आए हैं ऑफिशियल तौर पर, उसमें यह भी बताया गया कि दोपहर 2:30 बजे का समय होगा, जब मेडिकल कॉलेज से संबंध स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते वो यहाँ की व्यवस्थाओं को परखेंगे, मरीजों की देखभाल और उपलब्ध सुविधाओं का जायजा भी लेंगे। मरीजों से बातचीत भी की जाएगी कि उन लोगों को किस तरह से सुविधा दी जा रही है, उसका सही तरीके से लाभ पहुंच रहा है या नहीं। अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी हुई चुनौतियों पर बैठक भी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य का जो पूरा विभाग है वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अधीन है और ऐसे में लगातार बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और निश्चित तौर पर उनकी उपस्थिति बेहद खास हो जाती है। और ऐसे में जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की उपस्थिति यहां पर रहेगी तो अधिकारी गणों की तरफ से भव्य स्वागत किया जाएगा, उनकी अगवानी की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी कई कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद रहेगा। ट्रैफिक एडवाइजरी भी विशेष तौर पर जारी की गई है, क्योंकि आपको बताते चले कि वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर रहेगा तो निश्चित तौर पर किसी भी तरह से अव्यवस्था या अनियमितता ना देखने को मिल पाए, इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है। विनय मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, चूंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का प्रयागराज का दौरा है, कौन कौन से खास कार्यक्रम जहां उनकी उपस्थिति रहेगी? देखिए, बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान चिकित्सकों के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। ब्रजेश पाठक का यह कार्यक्रम 12:45 पर सिविल लाइन स्थित होटल कान्हा श्याम में आयोजित चिकित्सक समर्पण सम्मान समारोह से शुरू होगा। इसके बाद दोपहर 1:55 पर वे अल्लापुर स्थित पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र त्रिपाठी के आवास पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। दोपहर 2:30 बजे के करीब उप मुख्यमंत्री स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल पहुंचेंगे, जहां वे मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से जुड़ी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, मरीजों को मिल रही सुविधाओं और अस्पताल की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों, चिकित्सकों से भी आवश्यक जानकारी लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाम 3:50 पर वे उप मुख्यमंत्री बमरौली एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। जी विनय, चूंकि देखिए निश्चित तौर पर उनके दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, लेकिन मुस्तैदी के साथ क्या कुछ कदम विशेष तौर पर उठाए गए हैं ताकि कोई भी अव्यवस्था ना देखने को मिल पाए जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इन तमाम कार्यक्रमों में पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, बता दें कि प्रशासन द्वारा उनकी लगभग पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उनको उनके दौरे के द्वितीय प्रभावन और स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जी ठीक है, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया विनय आपका। इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 42 एसीपी के तबादले कर दिए गए। सभी को नई जगहों पर तैनाती मिली है। जो है एसएचओ से प्रमोट होकर एसीपी बने हैं अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और ऐसे में 42 पुलिस अफसर के नाम सामने आए हैं जिनके तबादले किए गए हैं और ये अब तक का बहुत बड़ा प्रशासनिक का तबादला बताया जा रहा है। 42 एसीपी के तबादले किए गए हैं। इसके साथ ही आने वाले समय में शायद ये सूची और लंबी हो सकती है। सभी को नई जगहों पर तैनाती दे दी गई है और नई तैनाती जब दी गई, नई चुनौतियों का सामना करते हुए दिग्गज नजर आएंगे। एसएचओ से प्रमोट होकर एसीपी बने अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। तो ये बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली पुलिस में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। तो ये बड़ी खबर लगातार साझा कर रहे हैं, जहां 42 एसीपी के तबादले कर दिए गए हैं। सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस में जो ये बड़ा तबादला हुआ है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में शायद और भी नाम इसमें एड ऑन
हो सकते हैं, और भी नाम इसमें जुड़ सकते हैं जिनको लेकर लंबे समय से कयासबाजी लगाई जा रही थी। शायद और भी किसी का तबादला हो सकता है, और यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल दिल्ली में बताया जा रहा है। नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को नए सिरे से चुस्त और दुरुस्त करने का हवाला फिलहाल दिया गया है, और यह बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हो सके, सुदृढ़ हो सके, उसी लिहाज से इस बार ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। अब ऐसे में आपको बताते चले कि एक बड़ा फैसला हाल फिलहाल में हालांकि लिया भी गया था, जहां पर यह बताया गया था कि 1984 बैच के जो वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं उनके तबादले किए गए, लेकिन आने वाले समय में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं जिसका फेरबदल किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अब बात करते हैं मौसम की, जहां देश भर में बारिश का अलर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ा हुआ है। तो बड़ी खबर, जहां देश भर में लगातार जो मौसम है वो अनुकूल नजर नहीं आ रहा है और करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देश भर में बारिश का अलर्ट जारी है। इसके साथ ही देश भर के तकरीबन 19 से 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर हाल बेहाल है और मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इस दौरान तेज बारिश का अनुमान जताया है और आने वाले समय पर आपको बता दें कि तेज बारिश हो सकती है। तो देश भर में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से देश भर में कई तरह की परेशानी आम जनमानस को देखने को मिल रही है। अब ऐसे में प्रशासनिक अमला पूरी तरह से धरातल पर मुस्तैद है और प्रशासनिक अमले की तरफ से कोशिश की जा रही है कोई बड़ी जनहानि न होने पाए और किसी भी तरह की अव्यवस्था या अंबार अनियमितताओं का न देखने को मिल पाए, इस चीज का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और मौसम विभाग की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि आने वाले समय पे जो स्थिति है वो और भी भयावह हो सकती है, क्योंकि इस वक्त असम, उड़ीसा जैसे कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। जनहानि बहुत ज्यादा हुई है, पशु हानि तक हुई है और पर्यावरण संरक्षण जिसको यहाँ पर संजोया जा रहा था उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब लोगों की जो घर संपत्ति है, दुकान है, वो पूरी तरह से बाढ़ के पानी में बह गई है। तो निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि लोगों को किस कदर परेशानी हो रही होगी। और साथ ही अगर पहाड़ी इलाकों का भी हम जिक्र करें तो पहाड़ी इलाकों में इस वक्त भूस्खलन के हालात बने हुए हैं। कई जगह ऐसी है जहां पर लैंडस्लाइड के मामले सामने आ गए हैं और इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से बादल फटने यानी कि क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, इस तरह की चेतावनी कुछ जिलों के लिए जारी की गई है, जिसके चलते गंगा, यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी जो नदी है उनका जलस्तर भी चेतावनी रेखा से ऊपर बह रहा है। अब इसी के चलते लगातार प्रशासन कोशिश ये कर रहा है जो इन नदियों के किनारे बसे हुए लोग हैं या इन नदियों के थोड़ा सा दूरी पर ही सही जो गांव बसे हुए हैं उनको पहले से अलर्ट मोड पर डाला जा सके ताकि किसी भी तरह से कोई बड़ा हादसा ना हो पाए। साथ ही असम में बाढ़ और बारिशों से भारी तबाही हुई है। बाढ़ के चलते राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ और बारिशों से अब तक 80 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो असम में बाढ़ से बहुत ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिला है, क्योंकि असम में लगातार बाढ़ वक्त से लोगों का जनजीवन बेहाल है और असम में जो बाढ़ आई है उसको लेकर अभी तक की जो तस्वीरें सामने आई है वो हर किसी को हैरान परेशान कर सकती है, क्योंकि मौत का आंकड़ा भी लगातार प्रशासनिक अमले की तरफ से जारी किया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि अभी तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो लापता हैं, जिनका कुछ भी अभी तक सुराग नहीं मिल पाया कि कहां वो इस बाढ़ के पानी में बहकर चले गए। ऐसे में अब ये तस्वीरों को आप देखिए कितना कितना पानी भरा हुआ है और ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को लेकर वो एक जगह से सुरक्षित स्थान जाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई जो कि बेहद भावुक कर देने वाली थी, बहुत मार्मिक तस्वीरें थी, लेकिन प्रशासनिक अमला, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार कोशिश की जा रही है कि सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। साथ ही गुजरात के कई जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट में रेड अलर्ट जारी है। गुजरात के साबरकांठा में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो बड़ी खबर, जहां मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसे में आपको बता दें कि अहमदाबाद, सूरत समेत रेड अलर्ट जारी करते हुए बाकायदा बताया गया है कि गुजरात में आने वाले समय में जो स्थिति है वो और भयावह हो सकती है, क्योंकि गुजरात के कुछ इलाकों में भी बाढ़ जैसी जो स्थिति, जो हालात है वो देखने को मिल पाए थे। मौसम विभाग ने
फिलहाल बारिश को लेकर जो रेड अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर फिलहाल कोशिश ये की जा रही है प्रशासनिक अमले की तरफ से कि सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। मौसम विभाग ने ये कहा है कि आने वाले समय पर भारी से भारी बारिश हो सकती है, बादल फटने जैसे हालात बन सकते हैं और इसी को लेकर प्रशासनिक अमला धरातल पर मुस्तैद है। और लोगों को किस कदर परेशानी इस दौरान हो रही होगी, क्योंकि यही बारिश का और बाढ़ का वो गंदा पानी है जो नाली से निकल कर सीधा लोगों के घर दुकान पर एंटर कर रहा है। अब जैसे ये लोगों के घर दुकान में घुसा पानी, तो उसके बाद अब जब ये पानी पूरा यहाँ पर सूख जाएगा या फिर जल निकासी की जाएगी तो निश्चित तौर पर उस दौरान के बाद स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर पहुंचाई जाएंगी, क्योंकि अभी लोगों को खाने पीने की कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। लेकिन इस जो पानी है, अगर इसमें किसी भी तरह से चीजें यहाँ पर सही नहीं होती, स्थिति थोड़ी परेशान भरी होती है, तो स्वास्थ्य अमले के पास जाना बेहद जरूरी है। कई गंभीर बीमारी अपनी चपेट में ले सकती है। अब बात अमरोहा के श्रावण मास में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। 50 किलो की घंटे वाली अनोखी कावड़ यात्रा दिखाई दी है। हरिद्वार से संभल के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था निकला, जहां अनोखी कावड़ को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी है। तो बड़ी खबर, 30 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां श्रावण मास में आस्था का एक अद्भुत और अनोखा नजारा देखने को मिला है। जहां इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं 50 किलो के घंटे वाली अनोखी कावड़ यात्रा नजर आई है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हरिद्वार से संभल के लिए श्रद्धालुओं का ये जत्था निकला है और पैदल लगातार ये जत्था जा रहा है, जहां पर श्रावण मास में जो आस्था का अद्भुत नजारा है और बाबा से मुलाकात करने के लिए बेसब्र है। नाम है भोले? हरीश। हरीश कहाँ के रहने वाले हो? संभल गए, संभल जिला, ग्राम चंदनवाला। अच्छा, ये आप जो ये घंटा जो ला रहे हैं कहाँ से ला रहे हैं? हरिद्वार से। अच्छा, इसे कब चढ़ाएंगे आप मंदिर में? सोमवार, आने वाले सोमवार। हाँ जी। कितने लोग हैं आपके जत्थे में? 20। और देखिए, अनोखी कावड़ यात्रा देखने को मिली है जहां श्रावण मास में आस्था का अद्भुत और अनोखा नजारा देखने को मिला। अब ऐसे में जब श्रद्धालु यहां पर कावड़ यात्रा को लेकर पहुंचे, 30 जुलाई से शुरुआत हुई, तो 50 किलो के घंटे वाली ये अनोखी कावड़ यात्रा है। और सीधे तौर पर जब उन लोगों से बातचीत की गई है तो ये कहना है कि जो हमारी आस्था है वो बाबा के प्रति है और निश्चित तौर पर वो हर साल इस तरह से अनोखी कावड़ यात्रा लेकर निकलते हैं। लेकिन अब श्रावण मास जैसे ही यहाँ पर शुरू हुआ तो आस्था का ये अद्भुत और संगम नजारा देखने को मिला है, जहाँ 50 किलो के घंटे वाली अनोखी कावड़ यात्रा दिखी। और ज्यादा जानकारी के साथ शीरब चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शीरब, फिलहाल देखिए श्रावण मास में आस्था का अद्भुत नजारा, जहां 50 किलो के घंटे वाली अनोखी कावड़ यात्रा जो कि चर्चा और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, फिलहाल क्या जानकारी? जी बिल्कुल बता दें, श्रावण मास में शिव भक्ति का अद्भुत और अनोखा नजारा जनपद अमरोहा के हसनपुर में देखने को मिला है, जहां हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर 20 कांवड़ियों का जत्था संभल के लिए रवाना हुआ। लेकिन इस बार ज्यादा आकर्षण का केंद्र इसलिए बना क्योंकि अनोखी कांवड़ देखने को मिली है जिसमें 50 किलो का विशाल घंटा लगाया गया है। हसनपुर पहुंचने पर कांवड़ियों ने बताया कि वे हरिद्वार से गंगा जल भरकर प्रजाट होते हुए संभल जा रहे हैं। उनका उद्देश्य सोमवार को भगवान शिव का विधि विधान से जलाभिषेक करना है। इसके साथ ही 50 किलो का यह विशाल घंटा भी भगवान भोलेनाथ को श्रद्धापूर्वक अर्पित किया जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, बाबा के प्रति जो आस्था है वो लगातार श्रद्धालुओं की कावड़ यात्रा के दौरान विशेषकर ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन इस बीच ये भी जानेंगे, क्या इन कावड़ियों से बातचीत की गई? क्या ये हर साल इसी तरह से कोई अनोखी यात्रा निकालते हैं कावड़ को लेकर? जी बिल्कुल बता दें, अमरोहा में ऐसा हर बार अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस बार भी जो ये अद्भुत नज़ारा देखने को मिला है, इसी तरह की जो डाक कांवर होती है उनमें भी देखने को मिलता है। और जो इस बार आस्था का सैलाब है अमरोहा से वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो कांवड़ियों का ये भी कहना है, घंटा उनकी आस्था, श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रास्ते भर इस अनोखी कांवड़ को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। ठीक है शीरब, आपने जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच एक और बड़ी खबर है कावड़ यात्रा से जुड़ी हुई प्रतापगढ़ से, जहां कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने कावड़ मार्गों पर हेल्प डेस्क बनाए हैं, जहां जिले में 20 हेल्प डेस्क बनाए गए। 12 पुलिसकर्मी हेल्प डेस्क पर तैनात रहेंगे, जहां जिले में अब हाईटेक कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। तो बड़ी खबर, जहां पर कावड़ यात्रा का जैसे ही आगाज हुआ उसके बाद आपको बता दें कि अलग अलग जिलों में विशेष तैयारी की गई है। कावड़ियों को कोई परेशानी ना हो, कावड़ यात्रा में
कोई भी खलल ना डाले, इसको लेकर विशेष व्यवस्था लगातार की जा रही है और उनके शिविर और पंडाल लगाए जा रहे हैं। उनके खाने पीने रहने सहने की व्यवस्था यहाँ पर लगातार की जा रही है ताकि वो सही तरीके से आराम कर सके। और चूंकि अभी बारिश का सिलसिला भी है तो वहां भी विशेष तरह से तैयारी, और जहां पर बहुत ज्यादा प्रचंड गर्मी पड़ रही है वहां पर कूलर या फिर पंखे जो टेबल फैन होते हैं उसकी व्यवस्था फिलहाल की गई है। अब जिले में हाईटेक कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है क्योंकि कांवड़ियों के लेकर भी यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है, कोई भी नुकीले हथियार ना लेकर चले। और अमूमन तौर पर देखने को मिलता है कि संवेदनशील या अति संवेदनशील इलाके होते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं हंगामा बरप जाता है, तो इसी लिहाज से भी लगातार प्रशासन धरातल पर मुस्तैद है। 12 पुलिसकर्मी हेल्प डेस्क पर पूरी तरह से तैनात रहेंगे। कांवड़ियों को कोई भी परेशानी होती है तो सीधा हेल्प डेस्क पर संपर्क अधिकारियों से कर सकते हैं। हाईटेक कैमरों से निगरानी फिलहाल रखी जा रही है इस यात्रा की। साथ ही अमरोहा में डीएम डॉक्टर नितिन गौड़ और एसपी लखन सिंह यादव ने कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया। आपको बताते चले कि कांवड़ मार्ग का जब निरीक्षण किया तो इस दौरान कई तरह की तस्वीरें देखने को मिल पाई हैं और ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, इस दौरान डीएम ने कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया, कांवड़ियों से बातचीत की है, कोई अव्यवस्था अनियमितता ना हो इस चीज का ध्यान रखा गया। साथ ही कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने कांवड़ियों की सहूलियत के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। मेरठ से बड़ी खबर, कलयुगी मां ने बेटे की निर्मम हत्या की है। आपको बता दें कि 6 महीने के मासूम की मां ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। मेरठ से कलयुगी मां की करतूत सामने आई है जहां प्रेमी के साथ मिलकर इस बड़ी और घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दोनों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मासूम की हत्या कर शव को नाले में तक फेंक दिया था। तो ये जघन्य अपराध को अंजाम दिया है जहां प्रेमी के साथ मिलकर महज सोचिए 6 महीने के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया, उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को नाले में फेंक दिया गया ताकि किसी को पता ना चल सके। अब पुलिस की तरफ से जब इस पूरे मामले पर तहकीकात की गई तो फिलहाल आरोपी मां और इस कलयुगी मां की गिरफ्तारी हो चुकी है, साथ ही उसके प्रेमी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अतः ये बात कल प्रकाश में आई है कि जनपद सहारनपुर के थाना गंगो में 22 तारीख को इसी बच्चे की अपनी मां के साथ, जिसका मां का नाम शबाना पत्नी इमरान है, इसके संबंध में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। बाद में जो पत्नी है शबाना, इसकी बरामदगी भी करवाई गई थी, लेकिन बच्चे की बरामदगी इनके द्वारा नहीं हुई थी। कल जब इसमें थाना गंगो की जो टीम है उनके द्वारा 0 FIR पुलिस को प्राप्त हुई तो ये बात सामने आई कि दिनांक 29 जुलाई को इनके द्वारा इस बच्चे की जो शिनाख्त है वो की गई है और ये पाया गया है कि इसमें जो बच्चे की मां है शबाना पत्नी इमरान, साथ में उनका जो प्रेमी युवक है जिसका नाम विशाल है, जो रहने वाला हापुड़ का है, इनके दोनों के द्वारा ये घटना को कारित किया गया है। और अभय मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभय, चूंकि देखिए महज 6 महीने के मासूम बच्चे की हत्या कर दी उसकी कलयुगी मां ने, जिसने ममता की पूरी जो भी है चीजें, जो प्यार था प्रेम था, उसको तार तार कर दिया है। फिलहाल अब आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन परिजनों का क्या कहना है, परिवार वालों के क्या रिएक्शन सामने आ पा रहे हैं? बिल्कुल, ये बच्चा सहारनपुर का रहने वाला था और इसकी जो माँ है शबाना, उसका प्रेम प्रसंग विशाल से चल रहा था जो हापुड़ का रहने वाला है। इन्होंने पहले ही दोनों ने योजना बना ली थी क्योंकि इनके प्यार के बीच में इनका 6 साल का मासूम बच्चा आ रहा था, तो इसको लेकर इन्होंने योजना बनाई। मेरठ की पहुंचती है, यहाँ के सौरभ गेट बस स्टैंड पर इन दोनों की मुलाकात होती है। 12 जुलाई की ये घटना है जिस दिन इन्होंने अपने बच्चे की गला घोटकर हत्या कर दी और जो नौचंदी थाना क्षेत्र है वहाँ पर नाले में बच्चे का शव डाल दिया ताकि शिनाख्त नहीं होगी तो ये लोग बच पाएंगे और बच पाएंगे और बच्चे की शिनाख्त नहीं हो पाएगी। पर जिस तरह से पुलिस ने वीडियो वायरल करी, फोटो जगह जगह सचपा शिनाख्त के लिए करे, तो गंगो सहारनपुर में गंगो थाना आया, वहाँ के पुलिस इंचार्ज ने इनको पहचाना और यहाँ पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद तक कहीं ना कहीं गहराता चला गया पुलिस का। दोनों को सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना विरोध कबूल लिया कि हमने हत्या की है। फिलहाल ठीक है, अब फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस कैसे कार्रवाई करती है, कैसे आगे कार्रवाई के सिलसिले को बढ़ाती, देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल आपने जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया।
बुलंदशहर से बड़ी खबर, नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। जहां नाबालिग की मौत से इलाके में हड़कंप मचा है। 31 जुलाई से लापता थी नाबालिग, जहां मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। तो बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां नाबालिग की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है। नाबालिग की मौत से इलाके में हड़कंप की स्थिति है और ऐसे में लोग लगातार ये सोच रहे हैं कि आखिर वजह क्या रही होगी। 31 जुलाई से क्योंकि नाबालिग लापता बताई जा रही थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि मामले में फिलहाल पुलिस लगातार जांच कर रही है। तो बुलंदशहर से बड़ी खबर, नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। अभी फिलहाल मौत की वजह क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोट थाना का एक बाहर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे एक बच्ची की डेड बॉडी मिली थी, चोटें हैं बॉडी पर, तो हत्या है इसमें स्पष्ट है वो तो। अब उसे कारण के वाले पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा हूँ और सारी टीमें लगाई गई हैं इसमें। लगभग लोग काम कर रहे हैं मौके पर, मैं भी अभी जा रहा हूँ दोबारा फिर वहाँ पर देखने के लिए। अफसोस ये है कि कल 3 बजे दिन से गायब हुई थी और कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई इसकी जरा भी। 112 पे भी कॉल हुई होती तो हम लोग बचा पाते, कोशिश करते, तो कोई सूचना ही नहीं आई इसको लेकर के और ये अफसोस सबको है। तो आज मिली है काफ़ी देर से, शाम के टाइम सूचना वहाँ पे, और वो स्टेशन के बाद थोड़ा विजिबल स्थान है, ऐसा नहीं है कोई वो दिखा ना हो, नहीं गई होगी निगाह लोगों की। तो हम उस पर देख रहे हैं, वहाँ का सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मैनुअल सर्विलांस से सारी काम, हमारा स्वाट भी लग गया है, फील्ड यूनिट भी लगी है, सर्विलांस भी लगा है और जल्दी निकाल लेंगे जो भी होगा उनके विरुद्ध। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।